नमस्कार, प्रणाम, पैलाग। स्वागत है आप सभी का पहाड़ी पटांगण में। पहाड़ी पटांगण की हर एक श्रृंखला में हमारी कोशिश रहती है कि हम पहाड़ से जुड़े एक ऐसे व्यक्तित्व से मिले, उनसे रूबरू हुए जिनकी जिंदगी हमारे लिए उदाहरण है, प्रेरणा स्रोत है, जिनका व्यक्तित्व। तो इसी कड़ी में आज मैं आप सब लोगों को मिलवा रही हूँ पहाड़ की एक ऐसी शख्सियत से जिनके जीवन का हर एक पड़ाव एक उदाहरण है, अनुकरणीय उदाहरण है और हमें एक नई सीख देता है। तो आज हमारे साथ कार्यक्रम में सम्मिलित हैं, आमंत्रित हैं आदरणीय डॉक्टर राधा बिष्ट जी, जो हमारे साथ आज जुड़ेंगी जर्मनी से। लेकिन उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है लखनऊ। रानीखेत उनका मूल निवास है और लखनऊ से ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। परास्नातक 2 विषयों अर्थशास्त्र और अंग्रेजी विषय में किया है। इसके अलावा बीएड किया है, एलएलबी किया है। योग इंस्ट्रक्टर के रूप में भी इन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में एक और अनुभव प्राप्त किया है। कई एक शिक्षण संस्थान जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे राधा जी से, उसकी संस्थापिका है, संचालिका रही हैं और विद्या वाचस्पति की उपाधि से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। कविता, संस्मरण, लेख, कहानियां लिखने का इनको बहुत शौक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंचों में काव्य पाठ, गोष्ठियों में निरंतर अपनी प्रतिभागिता देती रही है। इसके अलावा कई सेमिनारों में भी इनकी सक्रियता रहती है। अपने देश के ही नहीं बल्कि विदेश की पत्र पत्रिकाओं में भी निरंतर इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती है। अपने साहित्य और शिक्षा, इसके अलावा सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में इनके अभूतपूर्व योगदान को बहुत ही सराहना मिली है और उसके लिए अनेकों मंचों द्वारा सम्मानित भी किया गया है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन सम्मान इन्हें प्राप्त है। उत्तराखंड के श्रेष्ठ साहित्यकार सम्मान से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सामाजिक कार्य और योग के क्षेत्र में भी अनेकों सम्मान प्राप्त हैं। राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय से सीनियर फार्मेसी अफसर के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया है। खास तौर पर कोरोना काल में इनकी सहभागिता बहुत ही प्रशंसनीय रही है। लखनऊ की जानी मानी संस्थाओं में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, समाज कल्याण के क्षेत्र में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके लिए अनेकों मंचों में इन्हें सम्मानित भी किया गया है। जहां तक साहित्य की बात करूं तो लगभग 12 के करीब साझा संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और काव्य झरना एकल पुस्तक प्रकाशित हुई है। मैं राधा जी का स्वागत करूंगी कुछ विशेष पंक्तियों से जो आदरणीय कैलाश सिंह चिलवाल जी ने उनके व्यक्तित्व के बारे में कही थी। जीवन के कुछ धूमिल और चटकीले रंगों को शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और शक्ति के इंद्रधनुषी रंगों का समावेश करके एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है राधा जी के जीवन की कहानी। तो बहुत बहुत स्वागत है राधा जी कार्यक्रम। बहुत बहुत नमस्कार पहली बात तो, और आपको बहुत बहुत आभार आमंत्रित करने के लिए, और जिन्होंने आप तक हमारा संदेश पहुंचाया, मेरी पहचान बताई, उनको मैं वंदन नमन करती हूँ, उन सभी लोगों को। और इस पहाड़ पटांगण में मैं इतनी प्रसन्न हूँ आज सबके सामने आ करके। बहुत ही धन्यवाद ऋचा जी। बहुत बहुत धन्यवाद राधा जी। हमारा पहाड़ी पटांगण आपको आज यहाँ देखकर बहुत ही गौरव महसूस कर रहा है, क्योंकि पहाड़ प्रतिभाओं से भरा भरा हुआ है। और जहां तक नारी शक्ति की बात मैं करूँ तो नारी शक्ति ने पहाड़ को हमेशा से संभाला है और बाहर निकल के संघर्ष से सफलता तक पहुंचना और संघर्ष को अपनी मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी बनाना, वो आपके व्यक्तित्व की पहचान है। और मुझे यकीन है कि आज हमको बहुत कुछ आपके अनुभव से सीखने को मिलेगा। इसीलिए मैं आपका एक बार और धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मेरा आमंत्रण स्वीकार किया
और आप वैसे भी इतने सरल सहज व्यक्तित्व की स्वामिनी है, इतनी सौम्यता है आपके स्वभाव में, वाकई प्रशंसनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद राधा बहुत जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माँ शारदे को मैं नमन करती हूँ और हमारे इष्ट देव हैं, जो स्थान देव हैं, सभी का वंदन नमन करते हुए इस पावन भव्य मंच को, और जैसा पहाड़ी पटांगण ने मुझे आज अवसर दिया, आमंत्रित किया, इससे ये अहोभाग्य है मेरा, मेरे लिए गर्व की बात है कि एक हमारी पर्वतीय समाज की पूरा जीवन जो संस्कृति अपनी भारतीय संस्कृति के अलावा उत्तराखंड की संस्कृति के लिए समर्पित है, और अपना व्यक्तित्व उनका स्वयं का इतना विशाल है, और दूसरे विशाल लोगों की खोजबीन करके विद्वत लोगों का को ढूंढ ढूंढ करके आप इस मंच पर लाती हैं। बहुत मेहनत लगती है इस मंच तक आने तक और लोगों को लाने तक का, और ये अपनी पूरी संस्कृति जो हमारी आधुनिकता की दौड़ में हम आज है, उसको हमारी संस्कृति से जोड़ने का जो आपने प्रयास किया है, मैं आपकी मतलब पूरी प्रशंसा हृदय से के तहे दिल से करती हूँ। और कहते हैं ना, ऋचा जोशी यथो नाम तथो गुणा, मतलब जैसा आपका ऋचा, ऋचा अपने में ही वेद और आध्यात्म और उन्नति का प्रतीक है, तो आप अपने नाम को पहली बात तो सार्थक करते हैं। और उत्तराखंड हमारा जो मूल हमारा हम निवासी है जहाँ के, उसके प्रति जो आपका प्रेम है, आपने पहाड़ी पटांगण एक मंच बनाया है और उसको लगातार आप चला रहे हो, तो इसलिए आप अपने नाम को तो अर्थपूर्ण करे करे और मंच को भी आपने भव्य बना दिया। इसलिए मैं आपकी संस्कृति के प्रति जो अगाध स्नेह है, और आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी। ऋचा जी के कार्य बोलते हैं, विद्वत साहित्यकारों के लिए स्नेह द्वार खोलते हैं, मतलब आप बहुत ही आत्मीयता से बुलाती हैं, तो इसलिए आपने स्नेह द्वार खोले हैं। मृदुल वाणी मुस्कान भली, मृदुल मृदुल वाणी मुस्कान भली लक्ष्य और भी है। आपने उन्नति के प्रतीक उत्तराखंडी संस्कृति के हैं देखे सपने, जिन्होंने हैं देखे सपने, यानी जिन्होंने उत्तराखंड की संस्कृति के सपने देखे, उन सपनों को साकार इस मंच पर लाकर आप करवाते हो, और एक प्रेरणा हम सभी लोगों को मिलती है। एक से एक हमारे इस उत्तराखंड में अनमोल रत्न है। आप अगर देखें पूरे देश के इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखें, तो शीर्ष अगर कार्य करे, चाहे वो फिल्म हो, चाहे राजनीति हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, आर्मी हो, सब में हमारे पर्वतीय समाज ने इसमें अपनी पताका जो ध्वज फहरा रखा है, उससे हमारा देश उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे पर्वतीय लोग कितने ईमानदार के साथ ही साथ मेहनती, कर्मठ, और कहते हैं कि इतने उन्होंने मतलब हृदय से जुड़ करके लोगों का उद्धार करने का जो कार्य करते हैं, वास्तव में प्रशंसनीय है। हाँ, ये है कि दुनिया के पटल पर उतना हमारा अभी पर्वतीय उत्तराखंड को नाम और स्थान नहीं मिल पाया है, लेकिन अवश्य हम भविष्य में ये स्थान और ये नाम भी अवश्य पाएंगे। पहले तो मैं सादर आपका अभिवादन धन्यवाद करती हूँ। इतनी खूबसूरत जो आपके शब्द थे, आपने, मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मेरे को इतने मान दिया, जो मैं, जिसके खैर मैं हूँ नहीं इतनी, लेकिन जो ये मंच चल रहा है, मैं आपको बता दूं, आपके ही लखनऊ शहर के जो विद्वान जन हैं, उनके कहने पर, जैसे मैंने बताया, कैलाश सिंह जी हैं, और अपने हमारे ज्ञान पंत जी हैं, इन लोगों के साथ शुरू किया, इन लोगों की प्रेरणा से शुरू किया, और आप जैसे लोग जब मंच पर आते हैं तो इसको एक अलग गरिमा मिल जाती है, एक पहचान मिलती है, और आप लोगों से ही मेरी पहचान है, सच तो मैं ये बताऊं। और जब मैं इस मंच से जुड़ी, तो मुझे नए नए लोगों से अपने पहाड़ के मिलने का मौका मिला, तब मुझे समझ में आया हमारे पहाड़ में प्रतिभाशाली लोगों की कमी नहीं है, और उनका जीवन जिस कठिनाई से एक सफलता के मुकाम पर पहुंचा है, वो बहुत ही अनुकरणीय है। तो क्यों ना हम उससे कुछ सीखें और समझें। और इसी श्रृंखला में आप मुझसे मिली, और मेरा एक और सपना साकार हो गया, एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलने का, वो भी नारी शक्ति से, जिसके जीवन का हर एक पन्ना प्रेरणा की नई कहानी बयान करता है। और आज उन्हीं पन्नों को खोलते हैं, और सबसे पहले बचपन वाला, जो हमारा सबसे
अच्छा पन्ना होता है, प्रिय पन्ना होता है, बहुत सारी यादों से जुड़ा होता है, क्यों ना उसको पलटे राधा जी। हाँ, मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए क्या होता है जीवन में, मौन ही एक ऐसे स्वर होते हैं, बलवान होते हैं। मौन में ही स्वर होते हैं बलवान, भीतर शब्दों के चलते हैं भीषण बाण, भीतर चलते हैं शब्दों के भीषण बाण। तो हम अपने जीवन में मौन रूप से कार्य करते रहें, लेकिन हमारे अंदर एक समंदर का जो लहरें उठती हैं, वो हमें प्रेरित करती हैं कुछ ना कुछ करने के लिए। और हमेशा लोग मिलते रहते, जैसे आपने कहा कि इस हमारे मंच को लोगों ने, कैलाश जी जैसे ने, धन सिंह मेहता जी और ज्ञान जी और हमारे कहते ये बहुत से ऐसे लोग हैं जो सितारे रत्न हैं हमारे पर्वतीय समाज के, उन लोगों ने मुझे भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी और अवसर दिया। मेन चीज होता है प्रेरणा देना, अलग चीज होता है, और किसी को अवसर देना ये बहुत, समझिए कि उसके लिए उदार हृदय की आवश्यकता होती है। तो मैं बचपन से ऐसे परिवार में, देखिए सभी पर्वत के लोग माइग्रेट होकर के आए पहाड़ से, और बहुत ही जो जीवन है वो बहुत नून तेल लकड़ी जैसे कहते हैं, नून तेल लकड़ी के लिए जद्दोजहद करता रहा वो। उसने अपने यहाँ पर आज की जिन जो युवा पीढ़ी है उनको तो धरोहर के रूप में बहुत कुछ मिल भी रहा है, लेकिन जो माइग्रेट होकर के आए हैं उनका जीवन बहुत कठिन था। किसी ने टाट में रह करके भी अपने रात बिताई होगी, किसी ने रोटी 4 दिन तक ना खा करके भी बिताया होगा, कुछ बिस्किट खा के पानी पिया होगा। तो ऐसा हमारे भी पिता पापा जी जो है आए वहां से, और बहुत कठिनता से उन्होंने जीवन बिताया, और हम लोग 6 भाई बहन थे। तो हमारे लिए जीवन यापन करना ही इतना आसान नहीं था, और शिक्षा की तो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। तो नगर महापालिका स्कूल या सरकारी स्कूल आसपास था, तो इसलिए जो है ये था कि हाँ, वहाँ शिक्षा ग्रहण किया जाए। और चूंकि हम जो पूरी तरह से पहाड़ को बिलोंग करते थे, जहाँ पे लड़कियों, मेरी आज मैं रिटायर हो गई हूँ, तो हमारे समय में लड़कियों को शिक्षा देना बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। कहा जाता था कि क्या, कौन सा उसे नौकरी करानी है, कौन सा उसे कलेक्टर बनाना है, या फिर लड़का कहाँ से मिलेगा। और अगर पढ़ाना है तो ठीक है, 5 8 पढ़ा दिया कि चिट्ठी पत्री का जो है लेन देन हो जाए, उस तरीके से पढ़ाएंगे। लेकिन ये होता है कि जब आप आए हैं तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है, और सबने किया है, और संघर्ष के रूप अलग अलग हुए हैं। लेकिन ये शायद मेरे को ईश्वर की कृपा थी कि मैं लगातार पढ़ती रही, पढ़ाती रही। मैंने पढ़ करके, पढ़ा करके, ट्यूशन पढ़ा के, और आसपास के इवन अपने क्लास के बच्चों को भी मैं पढ़ा करके, इस तरह से बिना किताबों की, बिना कॉपियों की, कभी कभी स्थिति आ जाती थी, नहीं होता था। तो लेकिन एक पता नहीं अंदर से जज्बा शायद रहा होगा, और मैंने उसको रोका नहीं, और लगातार मैं पढ़ती रही और पढ़ाती रही लोगों को। और ये मुझे गर्व होता है कि आज हमारा समाज, हमारी नारियां आप जैसे मंच चला रही हैं, और भी बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो मैं बहुत गदगद होती हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज को शुरू करने के लिए बहुत जद्दोजहद, संघर्ष तो किया ही किया। उसके साथ ही साथ मुझे एक जैसे कहते हैं ना, जिस लाइन में आप खड़े हो, अगर नया कुछ करना है तो पहली पंक्ति में आपको ही खड़े होना है, और उस खड़े होकर के वो आंधी, वो तूफान, वो कहते बर्फीली हवाएं, वो रेतीले हवाएं, जो सारी आपको खुद ही झेलनी पड़ेगी, तब वो पीछे को जाती है, उस जनरेशन को मिलती है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कार्य बहुत लोगों ने किया होगा। जी नहीं, आपका जीवन सच में बहुत सारी बातें हैं करने के लिए और बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो मैं थोड़ी प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ, क्योंकि हमारे काफी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज पाठक जी नमस्कार कह रहे हैं, विपिन कपटवाल जी भी नमस्कार कर धन्यवाद। रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे बहुत हैं बहुत आदरणीय धन्यवाद। राधा जी हार्दिक स्वागत। और सभी को पहला कह रहे हैं मनोज जी, और प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं कि सरल, सहज, सौम्य और शांत है राधा जी, जय हो। ललित पांडे जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं नाम भी है, काम भी है। आशा जोशी जी स्वागत कर रही हैं। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं आदरणीय जी को हार्दिक नमन बंदन। रमेश जोशी जी कह रहे हैं नाइस कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड टॉपिक कह रहे हैं। और अब्बास हैदर जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं इतना संघर्ष, विशेष सम्मान पहाड़ियों की, जय हो। और अब्बास हैदर जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल। राधा जी जैसे आप बात कर रही थी कि तब वाकई तब इतना जीवन आसान नहीं था।
और पढ़ाई की आपने बात की कि ये अभी भी हम लोग देखते थे कि हाँ लड़कों को ज्यादा पढ़ाओ, उन्होंने घर गृहस्थी चलानी है, लेकिन आपने उन सारी बाधाओं को पार किया, डबल एमए परास्नातक 2 विषय में किया, एलएलबी किया, बीएड किया, अपना एक अलग मकाम प्राप्त किया। तो जो ये यात्रा थी उसमें किसका आप सोचती हैं सबसे बड़ा योगदान रहा, जिसने आपको एक तो प्रभावित भी किया और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी किया? आ, थोड़ा सा लाभ तो हमें लखनऊ में रहने का मिला कि जिससे 10 पास करे, पास में सरकारी स्कूल था तो 12 पास कर लिया। लेकिन जब लखनऊ विश्वविद्यालय में जाने के लिए था तो मेरा फॉर्म नहीं सबमिट किया गया और नहीं जाने दिया। बहुत बुरा माना जाता था लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना हमारे समय में लड़कियों का। और तो उस समय हमारे चाचा जी आए जो इंजीनियर थे, वो इत्तेफाक से आए और उन्होंने मेरी पैरवी करी और मैंने वहां पर लखनऊ विश्वविद्यालय में लिया, एडमिशन लिया। और चूंकि वहां फीस नहीं पड़ती थी और मुफ्त में कॉपी किताबें मिल जाती थी, इसलिए। और थोड़ा सा कुछ ऐसा रहा कि मुझे लगता है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन जब अवसर मिला या हमें किसी ने कुछ करा तो कुछ इस तरह ईश्वर प्रदत्त रहा होगा कि कुछ अलग ही तरह का करके दिखाया। तो उससे मुझे, जैसे आज ही देखिए कितने प्यारे प्यारे श्रोता हैं, कितने ये आत्मीयता है, उनका स्नेह है। इतने बहुत से लोग जुड़ते होंगे, कार्यक्रम देते होंगे, लेकिन कितने, ये मेरे श्रोतागण नहीं है, ये इतने विद्वत है, विद्वान है और इन्होंने बहुत मुकाम पाया हुआ है, इसलिए मैं उन सबको नमन वंदन करती हूँ। और इस तरह की प्रेरणा मुझे मिलती रही है, हमेशा साथ मिलता रहा। ये ईश्वर की, हमारे ईश्वर की समझिए आशीर्वाद है जो मिला है, आज मेरे को मिल रहे हैं इतने लोग दर्शक गण हमारे। तो इसी तरह से जीवन में भी मेरे को हमेशा किसी ना किसी का सहयोग साथ मिला। बस मैंने जीवन में कभी रुकना नहीं चाहा। अगर मान मिले या अपमान मिले, अपने अपने होते हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी के अपमान को भी प्रेरणा लिया और मान मिला तो उससे तो आगे बढ़ने की प्रेरणा ऊर्जा मिलती है। लेकिन मैंने जीवन में आज तक, ईश्वर इसका गवाह है, मैं कभी किसी के प्रति कोई भाव नहीं मेरे अंदर आए। और मैं हमेशा ये ईश्वर से कहती हूँ कि ये भी मेरे हितैषी है कि इनके कारण हमें एक राह मिली। क्योंकि जब आपको कोई ट्रिगर करता है तो आप और आगे बढ़ते हैं। जैसे विज्ञान का एक बहुत फंडा है, अगर हम बॉल को ऊपर उछालते हैं तो वो नीचे गिरती है, जब हम नीचे उसको पटकते हैं तो ये ऊपर जो है बहुत उछलती है। तो ये भी जीवन के हमारे ये रंग होते हैं, जैसे हम कैलाश जी ने कहा इंद्रधनुषी रंग है, ये जीवन के अनुभव होते हैं, रंग होते हैं। बस हमने भाव अपने शुभ रखने चाहिए और शुद्ध रखने चाहिए। उस भाव, वो हमारी ताकत हमको हर मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग देती है। ये शायद आपने भी अनुभव किया होगा ऋचा जी ना। जी, और आपने इतनी गूढ़ बात इतने सरल शब्दों में बताई, और वो उन जो बात आपने बताई, ये नहीं कि आपने बात ही करती हैं, वो आपके व्यक्तित्व में नजर आता है, एक सकारात्मक व्यक्तित्व आपका, आपकी बातों को का खुद गवाह है, खुद उनको कहता है। और राधा जी, मैं आपसे एक कविता सुनूंगी, तब तक मैं, आप कविता जब तक लेती हैं मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ। हाँ मनोज हाँ जी कह रहे हैं राधा जी बहुत सुंदर जानकारी। बालकृष्ण आर्या जी कहते हैं आदरणीय सादर प्रणाम। जी सी बहुगुणा जी कह रहे हैं राधा जी बहुत ही कर्मठ और जुझारू हैं। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं कि संघर्षमय जीवन है, सफलता देता है। रेखा पुजारी जी कह रहे हैं बहुत अच्छी सच है आपकी। और मनोज कामदेव जी भी जुड़ गए हैं। नमस्कार सभी पटल के मित्रों को, स्वागत है मनोज जी। और आप लोग जो भी कार्यक्रम से जुड़े हैं शेयर भी कर दीजिएगा, शेयर, ताकि हम सब लोग जो अपने उत्तराखंड से जुड़े हैं, पर्वतीय समाज से जुड़े हैं, हम लोग एक दूसरे को जाने समझें और एक हमारे अंदर जो विश्वास है वो और आत्मविश्वास बढ़े। और हमारे साथ दिनेश पंत जी भी जुड़ गए, बहुत सुंदर वार्ता कर रहे हैं। मनोज पाठक जी कह रहे हैं राधा दी जैसे हर गांव के हर समाज में जरूरत है, बिल्कुल। और विपिन कबड्डवाल जी कह रहे हैं अति सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राधा जी, अगर आप अपनी कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों के लिए प्रस्तुत कर दें तो मैं हाँ, बहुत मैं आभारी। पहली बात तो आपने इन दर्शकों के लिए
2 लाइनें कहना चाहूंगी। है सब इतना इतना स्नेह, आप गदगद हो रहे होंगे, आपका हृदय कितना प्रसन्न हो रहा होगा, आपको लगता है कि हमें कितना ईश्वर का आशीर्वाद मिल रहा है। अधरों पर मीठी बातें, चेहरे पर रहती है मुस्कान। ये जितने लोग हैं हमारे, जो ये आज है, बहुत ही प्यारे, बहुत अच्छे, और ये जीवन में हमेशा देते रहे, इसलिए आप लोगों के लिए 2 पंक्तियां बनती है। अधरों पर मीठी बातें, चेहरे पर रहती मुस्कान, और पहाड़ी पटांगण में आप सभी को आमंत्रित कर हम हमारी बढ़ेगी शान। है, और कहते हैं कि वो स्वयं नाप लेते हैं बुलंदी अंबर की, वो स्वयं नाप लेते हैं बुलंदी अंबर की, पक्षी नहीं रहते हैं मोहताज कभी, पक्षी नहीं रहते हैं मोहताज कभी बंदगी की, कभी नहीं रहते बंदगी। इसलिए पक्षी से हम बहुत कुछ सीखते हैं, हम जानवरों से, जीवों से सीखते हैं। तो इसलिए जो है, मैंने एक ऐसी साथ में जा रही थी, एक महिला जा रही थी, उसके सर पर गट्ठर था और बच्चा उसने पीछे बांधा हुआ था। तो मुझे वो उसको देख करके, एक मैंने बूढ़ी औरत पे भी लिखा था, तो उस पे मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। तो नारी की आप बात कह रही है, तो मैं सोचती हूँ कि उस नारी पर ही आज हो जाए कविता। और थोड़ा सा नारी पर, मैं माता पिता की मान नारी, 2 घरों की शान नारी, कोमल है पर कमजोर नहीं, अन्याय की नींव खोद कर कभी काली बन जाती है, अन्याय की नींव खोद कर कभी काली बन जाती है, ईश्वर की अद्भुत कृति नारी है, ईश्वर की अद्भुत कृति नारी है, दुर्गा लक्ष्मी की अवतारी है, दुर्गा लक्ष्मी की अवतारी है, हमें गर्व है कि हम नारी हैं, हमें गर्व है कि हम नारी हैं, वात्सल्य से देवों को भी पाल दिखाती है, देवों को भी पाल दिखाती है। ये अभी आपने नारी की बात की है, मैंने अभी पंक्तियां लिखी है, तो मैं ये सबको समर्पित करते हुए अब उस एक कविता आपको सुनाती हूँ। जी, स्वागत। मजदूर हूं पर मजबूर नहीं, मजदूर हूं पर मजबूर नहीं, क्योंकि हम तो बहुत अभी अच्छा जीवन बिता रहे हैं, हमारे पास बहुत कुछ साधन है हमारे पास, लेकिन वो मजदूर जो बेचारी मेहनत कर रही है, उसके जीवन यापन कैसे करती है, उसको मैंने यहाँ पर लिखा। तपती धूप से दैवदीप्यमान, खिलता हुआ सांवला सलोना, सौंदर्य सिर पर बोझ, अंक में लिपटा हुआ से दुधमुहा बालक, अंक में लिपटा हुआ दुधमुहा बालक, सौम्यता लिए सरलता लिए अधरों पर है मुस्कान, लकड़ी की घुन लकड़ी की घुन गट्ठर से छनती मुख पर, लकड़ी की घुन गट्ठर से छनती मुख पर, फिर भी चलती मतवाली, फिर भी चलती मत वाली चाल, वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, प्रताड़नाओं को आशीर्वाद जाना, वेदनाओं को प्रेम माना, गुड्डा गुड़िया खेलने की उम्र में, वात्सल्य से भरा वंश बीज लिए, दुत्कार को भी वो हंसी के हसीन पल चुरा लेती, दुत्कार में भी वो हंसी के हसीन पल चुरा लेती, वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, कर्मशील जीवन उसके कभी किसी ने जाना, बेसुध तन के भूगोल का पता नहीं, रिश्तों के कुरुक्षेत्र का सदा सहती रहती, रसोई घर बाहर बिस्तर तक के उहापोह में कश्मकश भरी जिंदगी, दर्पण देख खुद से ही खुद लाड कर लेती, खुद से ही खुद लाड कर लेती, ये वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, ये वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, पूजा पाठ विधि विधान नहीं है उसके लिए, पूजा पाठ ऐश्वर्य वैभव विधि विधान नहीं है उसके लिए, दायित्वों की आभा लिए मुखमंडल पर झुर्रियों का ताना बाना बुनती, गुनगुनाती सुख सुविधा वैभव ऐश्वर्य संपन्नता की दहलीज कभी नहीं लांघती, की दहलीज कभी नहीं लांघती, ये वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, ये वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं, ये वो महिला मजदूर है पर मजबूर नहीं। ये उस महिला के लिए मैं है, क्योंकि आपने नारी का की बात करी, तो मैंने सोचा पहले इसी को ही सुना देती हूँ, प्रस्तुत कर देती हूँ। बहुत ही भावपूर्ण और मार्मिक आपकी कविता है। और बाकी नारी की हम बात करें, चाहे वो गृहिणी है या कहीं बाहर कार्य करती है, उसकी स्थिति कुछ इस तरह से ही है। और हम लोग समाज में देखते हैं कि जो एक
अलग तरह का बर्ताव, उसके प्रति अलग तरह की सोच होती है। और राधा जी, आपने तो अपने शब्दों की ऐसी जादूगरी चलाई है कि प्रत्यक्ष उसकी एक एक चीज हमको, एक एक भाव हमको दिल तक छू रहा था। साधुवाद है आपकी लेखनी को। मैं थोड़ी सी प्रतिक्रिया लेती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी सी बहुगुणा जी कह रहे, राधा जी आपके संघर्ष ने आपको एक मुकाम हासिल कराया है। प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे, अब तो राधा जी स्वयं प्रेरणा पुंज हो गई है। दिनेश पंत जी कह रहे, वाह बहुत सुंदर कविता। अब्बास हैदर जी कह रहे, बहुत सुंदर जानकारी मिल रही है। बॉबी पांडे जी कह रहे, ये जीवन है बहुत छोटी यात्रा, बहुत सुंदर यही कहानी है जी। और अब्बास हैदर जी कह रहे, नारी देश समाज का सम्मान है, सभी नारियों को नमन। और नरेंद्र कुमार अनु सिद्धू जी कह रहे हैं, अति सुंदर लाइन, भारतीय नारी पर, भारतीय नारी सब पर पड़ती है भारी। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी प्रतिक्रियाओं के लिए। और यही प्रतिक्रिया है जो हमारा हौसला बढ़ाती है राधा जी, जिनको हम पढ़ जी के बहुत अच्छा महसूस होता है। तो राधा जी, आपने अर्थशास्त्र, अंग्रेजी विषय जैसे विषयों को लेकर अपनी परास्नातक की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद एलएलबी और बीएड किया। फिर ये साहित्य की ओर रुझान कैसे हुआ? क्या ऐसा बात थी, या क्या कौन सी ऐसी चीज ने आपके दिल को झकझोरा कि साहित्य आपने कहा कि सबसे अच्छी एक विधा है अपनी बात को कहने की? जी साहित्य देखिए क्या होता है कि ना हमारे अंदर कुछ चीजें अगर हैं, हमें खुद उसका भान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। जब कभी भी चाहे विद्यालय था या कभी विश्वविद्यालय में अगर मुझसे किसी ने कहा कि आप कुछ लिख के दीजिए, तो वो अपने आप स्वतः ही पंक्तियां बन जाती थी, निबंध प्रतियोगिता में स्वतः पंक्तियां बन जाती थी। तो मुझे कभी इस चीज का ज्ञान नहीं था, इसी को कविता कहते हैं या इसको, या जो ये चीजें लिखते हैं उनको कवि साहित्यकार कहा जाता है, ये भी नहीं पता था। तो हमारे पर्वतीय जो हमारी संस्थाएं हैं, मैं हमेशा उनका कृतज्ञ हूँ मैं उनके लिए। और हमेशा जब भी मेरी आवश्यकता रही, मैं हमेशा अपना जीवन समर्पित करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगी। तो क्योंकि उसमें जैसे हमें कभी मुझसे बुलाए कि लिख के सुनाइए, तो मैं कुछ सोचती ही नहीं थी, बस रात में 3 बजे ही उठ करके लिखा और लिख करके जाके सुना दिया। कभी उसका स्तर नहीं देखा कि क्या अच्छा है कि बुरा है, कभी विचार नहीं करा, क्योंकि मुझे बहुत हिंदी साहित्य का ज्ञान नहीं था। मतलब मुझे ना तो मैंने हिंदी विषय बहुत पढ़ाया था, ना ही हिंदी में बहुत ज्यादा पढ़ाई करी थी। तो इसलिए बस ये था कि जिसने कह दिया तो दे दिया। तो मैंने एक बार नवीन जोशी जी जो मुझसे उन्होंने लिख के दिया कि तुम्हारे जो है भाव और शब्दावली बहुत अच्छी है, तुम पहले पढ़ो और लिखते रहो, इसको रोकना नहीं। और धन सिंह मेहता जी मेरे घर आए, उन्होंने कहा आप इतना सभी सुनाते करते हो, ये कहीं इधर उधर पढ़े? मैंने कहा हाँ। तो कहले एक डायरी, एक कॉपी बनाओ और उसके बाद फिर जो है उसको लिखो क्रमबद्ध तरीके से, उसके बाद पढ़ करके उसको सही करो। घनानंद जी का फोन आया, उन्होंने कहा कि अरे आप ये चीज को करिए, आप अच्छा कर सकते हो। तो मुझसे आप लघु कथा लिखवाइए, कहानी लिखवाइए, निबंध कुछ भी लिखवा दीजिए, बस आप कह दीजिए, मैं आपको थोड़ी देर बाद आपको मैं दे दूंगी। तो इस तरह से कभी कभी जैसे कहीं गए तो वहां पे एक पर्चियां पड़ी थी, उसमें लिखा था, तो मैंने उठाया, उठा के कहा लिखिए, मैंने ऑन द स्पॉट लिख दिया और लिख करके वो सेलेक्ट भी हो गई। तो कहने का मतलब मैं कब इस विधा में आई और कैसे आई, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों ने मुझे आज जैसे प्रकाश उपाध्याय जी जैसे हैं हमारे इसमें कहते सुने, मतलब ये प्रेरक लोग हैं। इनको इनकी प्रेरणा से, और कोरोना काल में जब हम सारे लोग घर में बैठे थे और उस समय लोग गेट भी नहीं छू रहे थे, मैंने मैंने साधारण अपना जीवन बिताया और हमारे विभाग से इम्यून सिस्टम की कहते दवा कहा था, तो मैंने 1-1.5 लाख लोगों तक पहुंचाई। मैंने हम लोग ने बहुत मेहनत करा और मैं डरी नहीं, मैं कोरोना वाले व्यक्ति के पास भी गई, सब जगह गई और खुल करके मैंने काम किया। तो उसी दौरान में मेरी कविताओं को फिर मेरे को समय मिला तो मैंने संकलित करी, संकलित करने के बाद फिर लिखना शुरू किया। लिखने के बाद बहुत से लोगों ने मेरे को सहयोग करा उसमें। एक हमारे आगरा से पता नहीं अचानक ईश्वर मिला देता है, उन्होंने मेरी कविताओं को, कुछ कविताओं को अपने आप कहा आप दीजिए मैं सुधार करता हूँ। रेखा मिश्रा जी ने मुझे ऑनलाइन, मुझे आता ही नहीं था, मेरे को एक मेरी आदत है कि मैं कोई कहता हाँ कर दो, हाँ कर देती। अब वो आता है कि नहीं आता, वो बाद में जब करने लगो तो आ ही जाता है। तो कहने का मतलब इंसान को हरदम काम करने के लिए तत्पर रहना चाहिए।
और उसका मैंने कभी परिणाम नहीं सोचा। मेरे को लगता है कि देखिए हम काम करेंगे तो वो कितना भी अच्छा काम करें, कभी-कभी वो पूरा खराब हो जाता है, कभी कुछ ना करें, खाली आप ऐसे ही कर दें, बहुत अच्छा काम हो जाता है। तो कर्म ही प्रधान है, जैसे गीता में भी कहा कि कर्मणि अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो मेरा शायद यही प्रवृत्ति एक अंदर इम्बाइब रही है कि मुझे बस कर दिया, कुछ नहीं सोचती, और वो अपना स्वरूप ना कुछ तो बनेगा ही उसमें। और मैं कृतज्ञ होती हूँ, मतलब मैं ये आत्मा से बोलती हूँ कि लोगों का इतना प्यार, इतना स्नेह, इतना आदर, इतना सम्मान मिला है कि मैं धन्य हूँ। मैं तो बहुत ही छोटी, कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने मुझे इतना बड़ा बना दिया। ये सब मेरे ईश्वर के ही गण हैं, जिन्होंने मुझे ये आशीर्वाद तौर पर दे करके मुझे इस तरह से करते हैं। मैं उन सब की धन्य हूँ। और साहित्य आज अपने आप ही दौड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने आप जुड़ गई। जैसे पीएन श्रीवास्तव भैया ने यहाँ शिप्रा से मिला दिया, जापान में मिला दिया, कुंवर बेचैन जी की बहू और बेटों से मिलवा दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इतने काम मेरे को कर दिए। कोई भी कहता है कि आप ये कर दीजिए, मैं दे देती हूँ, मैं कर देती हूँ। तो वो कब मैं यहाँ तक पहुंची मुझे खुद नहीं पता। राधा जी, आप इतनी इतनी विनम्रता है आपके व्यक्तित्व में कि आपसे बात करके ऐसा लगता है कि बस बात ही करते रहो। जैसे मैंने पहली बार भी आपसे बात किया था, काफी लंबी बातचीत थी, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपसे सीखी है वो विनम्रता। इतना सारा आपके व्यक्तित्व में सीखने के लिए है, इतना सारा आपने कार्य किया है, लेकिन फिर भी आप बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी बात कहती है, सामने वाले को सहज करती है। ये बहुत बड़ी खूबी है जो बहुत कम लोगों में होती है। तो और जो आप बातें बता रही हैं उससे हर एक बात में कुछ न कुछ सीख है। जैसे कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना करिए, परिश्रम करते रहिए, परिणाम निश्चित ही निश्चित अच्छा है। होगा। ये एक सबसे बड़ी बात हम लोग आज आपकी बातचीत से सीख रहे हैं। और जो आपने जब साहित्य की ओर आप मुड़ी, आपने लिखना शुरू किया, तो क्या कोई ऐसी कविता जो आपको बेहद पसंद हो या आपकी पहली कविता हो? और पहली कविता से तो लगाव थोड़ा ज्यादा ही होता है। हाँ होता है, क्योंकि मैं जर्मनी में आई हूँ, मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, मेरे पास कुछ वो मतलब है नहीं। चार लाइनें जितनी याद आती है मैं सुनाती हूँ। मेरी पहली जी जी कविता जिसमें नवीन जोशी जी ने करा था, और धन सिंह मेहता जी ने और घनानंद जी ने भी मुझे मतलब कई लोगों ने मुझे, और कहते हैं तो उसकी मैं चार लाइनें पहले सुनाती हूँ, फिर दूसरी एक कविता सुनाना चाहूंगी। जी जी जी, माता स्वागत है। सदा लुटाती ममता बच्चों के लिए, माँ बच्चे पहचान बने दुनिया के लिए। मान और अपमान और सम्मान सभी कुछ माँ के दम से पाया है। माँ ने तुम अनमोल रतन पर सब संपदा लुटाया है। माता दुआ करी ईश्वर से, माता दुआ करी ईश्वर से बच्चों के लिए, माँ बच्चे पहचान बने दुनिया के लिए। काला टीका लगा लाल को माता नजर उतार रही, माँ के माँ ने अपने दिल की कुछ ना बात कही। एक दूजे की पहचाने, एक दूजे की पहचाने दुनिया के लिए। माता सदा लुटाती ममता बच्चों के लिए, माता सदा लुटाती ममता बच्चों के लिए। माता पे तय सुना दिया। और अगर आप बहुत कहें ही तो बढ़िया। एक, हाँ जी एक जी एक जी। एक और जो है, एक्चुअली क्या होता है ना, सब लोग ने, जब मैं साहित्य के मंचों पे जाती हूँ तो सब मुझसे कहते हैं कि महिलाओं का को जो है जानी जाती है सौंदर्य और प्रेम के लिए, और आप हमेशा प्रेम पे लिखा करिए। और सौंदर्य तो ठीक है, प्रकृति का भी सौंदर्य है, सभी चीज का करा जा सकता है, लेकिन मैंने आज तक भी कभी प्रेम पे लिख नहीं पाई। मैं चाहा बहुत मैंने, लेकिन लिख नहीं पाई मैं कभी। तो मेरे पास कोई कविता प्रेम पे नहीं थी।
तो एक संस्था ने विषय ही प्रेम रख दिया और उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अब मैं करूँ क्या? मेरे पास तो है नहीं लेख। चलिए फिर मैंने उस समय मैंने लिखी थी एक कविता, तो मैं वो दर्शकों के सम्मुख रखने जा। हमारे बहुत ही प्रिय दर्शक है, मेरी आत्मा से जुड़े हुए, मैं उनकी आत्मा से जुड़ी हुई हूँ और इसलिए आप सभी लोगों को समर्पित है ये प्रेम पे जो है कविता मेरी। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हमारे हो गए कम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हमारे हो गए कम। प्रेम के शब्द कैसे पिरो, तेरी माला फेरन कैसे आऊं। हार पिरोने का नहीं मुझ में दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए हमारे कम। भावों की नैया चलती रही, भावों से लहरें उठती रही। सुबह शाम में कहाँ रही, सुबह शाम में कहाँ रही। हार पिरोने का मुझ में नहीं दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हमारे हो गए कम। अब देखिए प्रेम में जहां तक कहा जाता है क्या क्या होता है। अश्कों से गाल भिगोते गए, अश्कों से गाल भिगोते रहे, दामन से उन्हें पोंछते रहे। तेरी पहलों में मकान बनाते रहे। हार गूंथने का मुझ में नहीं दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए मेरे कम। तुमसे मिलने की तमन्ना नहीं, तुमसे बिछड़ने की उलझन नहीं। गुत्थी सुलझा दी रब ने मेरे, माला फेरन का आया मुझ में दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए मेरे कम। पर शब्द मोय मेरे हो गए कम। इबादत में मैंने पढ़ा प्रेम तुझे, भाषाएं न बांध पाई कोई मुझे। ईश्वर ही प्रेम है, प्रेम ही ईश्वर है। माला पोहन का आया मुझ में दम। लिखना बहुत चाहा प्रेम तुझे, पर शब्द हो गए मेरे। प्रेम बहुत बड़ी चीज है, प्रेम को बहुत सीमा में लोगों ने बांध दिया। प्रेम अथाह है, अनंत है, असीमित है और उस प्रेम में ही ये दुनिया चलती है। इसलिए प्रेम को कभी शब्द हम दे नहीं सकते हैं। वास्तव मेरा ये मानना है प्रेम बहुत मतलब क्या है वो शब्द। क्या मैंने कहा नहीं, मौन में ही बहुत बहुत कुछ जो है कहते हैं हलचल होती है और अंदर मौन के अंदर कितना भाव का बाण चलते रहते हैं। तो ये सच्चाई है। चलिए बहुत 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 खूबसूरत आपकी ये रचना है। जितने सुंदर इसके शब्द हैं, उतनी ही सुंदर आपकी प्रस्तुति, आपका गायन, इतनी मधुरता है आपके गायन में। मतलब मन तो मंत्रमुग्ध हो गया और लग रहा था कि अभी आपको सुनती रहूं। लेकिन आगे भी हमें अपनी बातचीत को बढ़ाना है, तो इस वजह से थोड़ा सा विराम लेते हुए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी प्रतिक्रिया भी ले लेती हूँ। कमला तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत सराहना कर रही हैं। बॉबी पांडे जी जय हिंद जय उत्तराखंड कह रहे हैं। कैलाश दादू को कोटि कोटि प्रणाम अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए। जी प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं मजदूर है पर मजबूर नहीं, सत्य और यथार्थ को रेखांकित करती बड़ी सार्थक रचना। राधा जी जय हो। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं बहुत लाजवाब प्रस्तुति, आप सभी को मेरा सादर नमन आपको। मनोज पाठक जी कह रहे हैं राधा जी बहुत सुंदर कविता, आपकी कविता से दिल गदगद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमन, वंदन, प्रणाम, सबको नमस्कार। कुलदीप शुक्ला जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। मनोज पाठक जी राधा जी की का जन्म स्थान लखनऊ है और कर्म भूमि भी लखनऊ ही है, लेकिन रानीखेत के पास उनका पैतृक निवास है। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं बेहतरीन काव्य पाठ एवं अच्छी अच्छी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना में संघर्ष में आपकी सेवा को मेरा नमन, कितना कठिन समय था। जी बिल्कुल। चंपा बिस जी कह रही है बहुत सुंदर।
मनोज जी कह रहे हैं राधा जी के कंठ में सरस्वती का वास है, बिल्कुल। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं आदरणीय राधा जी की जीवनी को की संघर्ष उपलब्धि एक श्रेष्ठ उपलब्धि एक संघर्ष के बाद हम सभी की प्रेरणा बन गई। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर कह रहे हैं। पटल की बेहतरीन प्रस्तुति कह रहे हैं। प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं माता सदा लुटाती ममता के लिए सुंदर और सार्थक रचना। आशा जोशी जी कह रहे हैं माँ का महत्व बहुत खूबसूरती से किया है, माँ ही प्रथम शिक्षिका है। विपिन विपिन कंवरपाल जी कह रहे हैं यह तो एक सुंदर दिल की आवाज है। जी। और अब्बास सैदल जी कह रहे हैं अति सुंदर रचना। प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं अब लिखना प्रारंभ कीजिए आदरणीय। प्रेम तो एहसास है, बिल्कुल। पहली रचना हमने सुन ली, हम भविष्य में जरूर सुनेंगे। एहसास की शाब्दिक अभिव्यक्ति ही प्रेम है, शब्द सौंदर्य के साथ स्वर सौंदर्य भी है। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर शब्द है और उतना ही सुंदर मधुर स्वर भी है। रेखा जी, जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए हैं, आप जितना को जानती हैं और मैं जितना आपके जीवन के बारे में जानती हूँ, बहुत ही संघर्ष आपने देखा है। और कहते हैं कि जो एक तपिश होती है वही कुंदन बनाती है। तो संघर्ष, मैं इस प्रश्न को दो भागों में आपसे पूछना चाहूंगी। पहला तो यह है कि संघर्ष ने आपके व्यक्तित्व को निभाने में क्या भूमिका निभाई, और इससे ही आगे मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में जब जो नई पीढ़ी है वो संघर्ष से दूर होती जा रही है या हम लोग उन्हें संघर्ष से दूर देख रहे हैं, तो उसका प्रभाव आज की पीढ़ी में किस तरह से दिख रहा है। तो ये दो प्रश्न मैं एक साथ लेके आई हूँ। ऋचा जी, आपके प्रश्न बहुत ही प्रेरणादायी है। और संघर्ष देखिए जिन्होंने किया हुआ आजकल के युवा वर्ग हो चाहे लड़क मतलब उसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सारी चीजें ऐसी आ गई हैं जैसे लगता है कि हम सुबह शाम जैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं उस तरीके से लोगों के अंदर आ गया। और बड़ी सहजता से बड़े उससे डॉक्टर के पास जाते हैं इसके लिए, और डॉक्टर इसके लिए दवाई लिख देते हैं। लेकिन जीवन में संघर्ष जिसने अगर किया है उसके अंदर ही आत्मविश्वास होगा, वही समाज को कुछ दे सकता है। उसी के अंदर एक जो हम कहते हैं मानव योनि में हम आए हुए हैं, हम 2 पैर वाले हैं कि 4 पैर वाले हैं, तो इसमें कैटेगरी होती है। अगर संघर्ष ही हमें 2 पैर में खड़ा करता है और मजबूती से खड़ा करता है और हमको मानव बनाता है। और जो आज हमारे पूर्वज हैं, न जाने हमको अपना संघर्ष बहुत ज्यादा लगता है। आज समझिए कि हमारे मम्मी पापा से पहले दादा दादी लोगों के कभी हम लोग पास बैठते ही नहीं है, अपने बड़े लोगों के उनके जीवन के बारे में सुनना ही नहीं चाहते हैं, सुनना ही नहीं जानने। तो अनुभव होगा कहाँ से संघर्ष, जब हम किसी संघर्षशील व्यक्ति के पास अगर बैठते हैं, उसके संघर्षों की दास्तां को जब सुनते हैं, तो लगता है कि मेरा संघर्ष तो कुछ भी नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं है। एक समझे एक इकाई मात्र हमने किया है और ईश्वर ने हमको 90% से ज्यादा 99 तक हमें दे दिया है। तो हम तो प्राप्त करता है। और लेकिन उनसे पूछिए जिन्होंने का जीवन ही जन्म से, जैसे कर्ज में ही भारतीय किसान लेता था और मृत्यु भी कर्ज में, उसी तरह से संघर्ष में ही उनका जन्म होता है और संघर्ष में ही उनका जीवन जो है कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति उनको होती है। तो अगर हम ऐसे लो तो वो कभी भी, हाँ, मैं तो संघर्ष को एक उस तेज की तरह मानती हूँ। अगर जब अंधकार होता है तो जुगनू का काम करता है, जब रात्रि होती है तो चंद्रमा जो फुल मून की तरह हमको जो वो देता है, चांदनी और शीतलता देता देता है, उसको आकर्षित होकर के समुद्र देखिए लहरें उठती हैं। तो कभी चंद्रमा नहीं कहता कि तुम आकर के हमारी ओर आकर्षित हो, लेकिन वो स्वाभाविकता है, एक प्राकृतिक एक बना हुआ है कि आदमी प्रेम के बिना रह ही नहीं सकता है। अब प्रेम के स्वरूप क्या है, रूप क्या है, ये चीजें तो आज के युवाओं को ही समझना होगा कि जीवन में आप जितना संघर्ष करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसी उसी आप समाज में एक व्यक्तित्व कृतित्व जो आपका है वो पूरी दुनिया के लिए प्रेरणादायक बनेगा। और संघर्ष जीवन में बहुत संघर्ष आते हैं। कभी कभी ये भी स्थिति आती है कि आदमी के पास अगर आज सुबह खाया है तो रात का पता नहीं होता है। हो सकता है हमें 1 दिन 2 दिन भूखा भी रहना पड़े, लेकिन हमेशा कभी भूखे नहीं सुलाया ईश्वर ने। अब इसलिए जिनके हमारे पास हाथ है, जिनके हाथ नहीं, वो भी तो कर्म कर रहे हैं।
जिनके पास पैर नहीं है वो भी कर्म कर रहे हैं। उन्होंने, कई लोगों ने अब देखा कि एक वो हाथ से नहीं तो पैरों से पेंटिंग बनाती है और कितने खूबसूरत बनाती है। तो हम अगर जब अपने से गिरे हुए, अपने से छोटे हुए, अपने से संघर्षशील, वो मैं उनको महान मानती हूँ। है जो कुछ लोग तो आज जो है तथाकथित है कि हमारे पास धन वैभव हो गया है, हम अपने को खरीद लेते हैं हर चीज। जब हमारे पास सुविधाएं होती है तो हमारे लिए आसान होती है जिंदगी। लेकिन उन जिंदगी को देखिए, जो मजदूर की कहानी मैंने बताई, उस जिंदगी को वो मुस्कुरा के हुए चल रही थी, तो उसकी मुस्कुराहट में हमें पूरी दुनिया की खुशी मिल गई। जब हम दो मजदूर जा रहे थे, खुशियां महलों में हो जरूरी नहीं है, महलों में भी मिलती हैं खुशियां। तो दो लेबर जा रहे थे और बड़े मजे से साइकिल में जा रहे हैं, और वो टिफिन का पकड़े हुए और इतनी हंसते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को खिलखिलाते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे को मारते हुए जा रहे हैं। तो हमने वो उसको, हमारी दृष्टि जब पड़ी तो हमारे अंदर वो उसको देख करके इतना आनंद आया। उसको कई लोग कुछ और भी कह सकते हैं, लेकिन ये हमारी भाव है, हमारी भावनाएं हैं। हम अपने इन भावों को शुभ भाव और शुभ भावना से दृष्टि देखेंगे तो सब तरफ सौंदर्य है, सब तरफ प्रेम है। इसलिए संघर्ष ही जीवन का बहुत बड़ा नींव है, आधार है। और जिस तरह से नींव मजबूत होती है, उससे हम कई इमारतों की कई मंजिलें खड़ी कर सकते हैं, उसी तरह से उनका कृतित्व, व्यक्तित्व का कई इमारतें वो अपने उससे खड़ी कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है। बिना कहते हैं ना, बिना भय होत न प्रीति, वैसी संघर्ष के बिना भी आप जीवन यापन पूर्ण मानव के रूप में नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया बात कही और बहुत बढ़िया संदेश भी दिया राधा जी आपने। और वाकई जो आपने बोला कि संघर्ष ही आपको आगे बढ़ाता है, आपके जीवन के हर एक संघर्ष ने आपको एक अलग अलग मुकाम तक पहुंचाया है। चाहे मैं आपकी जॉब की बात करूं या जो भी आपने आप संयोजक रही हैं, आपने स्कूल की संस्थापिका रही हैं, और विभिन्न जो हमारे ग्रुप्स हैं, जो हमारे उत्तराखंड से जुड़े हुए सांस्कृतिक ग्रुप्स हैं, उनमें आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और अपने बच्चों को भी एक बहुत अच्छी परवरिश दी है। तो आपने इतनी सारी चीजों को बड़ी सरलता से किया, सहजता से किया। तो ये संतुलन कैसे आपने स्थापित किया? एक तरफ तो संघर्ष है, दूसरी तरफ आपको आगे बढ़ने का, उससे कुछ अच्छा करने का प्रयत्न है, और साथ में घर परिवार और जो समाज है, सामाजिक कल्याण के कार्य हैं, उनसे भी आप जुड़ी रही हैं। ये किस तरह से मुमकिन हो पाया, या किस तरह से करना चाहिए आजकल अगर कोई इस क्षेत्र में कार्य करना चाहता है? देखिए, धन बल पे हमें गर्व होता है, अहंकार और अभिमान होता है, लेकिन मेरा मानना है कि जन बल भी उस धन बल से कम नहीं होता है। और आप मैंने बताया ना कि जीवन का संघर्ष तो हमारे पर्वतीय समाज के लोग, लखनऊ वाले मेरे अच्छी तरह से जानते हैं, तो मैं उस संघर्ष को क्या बोलूं। अभी देखिए कई नई नई चीजें निकल के आपको जो मैंने नहीं बताई है वो भी आ रही हैं। अ, संघर्ष जीवन, मेरा मानना है कि हम काम करते रहें, और अपने से जो लाचार लोग हैं उनके पास, जिस समय दुख होता है, आप कष्ट में हैं, उस समय उनके जीवन को आप पढ़िए, देखिए और उनके पास रहिए, तो बहुत बड़ी ऊर्जा और वो मिलती है। और जन बल लोगों का के लिए करते रहिए जो हमारे पास है। देखिए, धन से तो सभी करते हैं, कुछ बहुत चीजें ऐसी होती है जो आप, जैसे माने कोई नया व्यक्ति है, उसको आपने सपोर्ट कर दिया, मॉरल सपोर्ट कर दिया, उसके उसके उस समय उसके पास जन बल नहीं है, आप खड़े होकर के उसके लिए आपने उसको खड़ा करने में आपने सहयोग कर दिया। चाहे वो मतलब आप केवल दुनिया में, मैं ये जानती हूँ, कोई चाहे हमको पुचकारे या दुत्कारे, अगर हमारे को किसी की आवश्यकता अगर है तो हमें वहां पर, अगर हम सक्षम है तो जरूर जाकर के करना चाहिए। तो जिस समय आपने उसकी विपत्ति के समय वो किया, कितना भी ऊंचा बन जाए, भले ही वो आपको नकार दे, आपको ना पहचाने, लेकिन उसके दिल के कोने में वो चीज कभी भूलती नहीं है। और वो दुआ हमारे पास, हमको जो लगती है दुआ, वो हमेशा अक्षुण होती है। तो इसलिए मैं आपकी इस मंच के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहूंगी कि अगर हम बस लोगों का जितना, हम सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं हम हृदय से करें, और करके उसको भूल जाए कि नेकी कर कुएं में डाल। तो लेकिन मेरा मानना है कि हमने, जिसने हमारे लिए किया, जिसने हमें आके सपोर्ट किया विपत्ति के समय, कभी सुख के समय, दुख के, हमने भी तो उनके लिए कुछ नहीं किया।
तो इसलिए अगर हम किसी पर उपकार नहीं करते हैं, हम किसी का अगर भला करते हैं, तो हमने उनसे कोई बहुत कुछ लिया है, सीखा है। तो इसलिए जो देने की प्रवृत्ति और करने की प्रवृत्ति है, इसको अगर कायम रखेंगे, जीवन का एक से एक संघर्ष कोई हो, आपके पास, मैं ये उदाहरण हूँ, ये मैं ये आपके मंच के माध्यम से कहती हूँ, मेरे पास धन नहीं था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन जन बल का सहयोग और दुआएं थी। उन दुआओं के कारण मैंने वो ईश्वर ने मेरे तीनों बच्चों को वहां तक पहुंचाया है। मैं अपने जो हमारे इस समय दर्शक गण हैं, मेरे स्नेहिल जन हैं, मेरे आत्मीय जन हैं, मैं उन सबकी दुआओं के बदौलत खड़ी हूँ। दुआ में दवा काम नहीं आती, दुआ में वो शक्ति है, उसकी केवल आपको पहचान करने के लिए उस स्तर पर बनना पड़ेगा। इसलिए जो है, जीवन बहुत अमूल्य है, अनमोल है, कुछ ना कुछ करते रहिए बस। जीवन में कभी रोड़े भी आएंगे, नाले भी आएंगे, नहरें सब आएंगे, सब पार हो जाता है। क्योंकि जब 12 महीने में मौसम एक जैसा नहीं आता, आंधी आती, तूफान आता, बर्फ पड़ती है, तो वो बीत जाता है। उसी तरह से हमारे जीवन का भी समय बीत जाता है बस। लेकिन यह है कि सुख में ईश्वर को कभी ना भूलिए, और जो हम जिन्होंने हमारे लिए किया है, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं हो, लेकिन कभी भी उनके जीवन में किए हुए वो कभी नकार ना लीजिए। हमेशा स्तुति करके ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आपने ऐसे लोग हमसे जोड़ते रहे और जोड़ते रहेंगे। बहुत गहन बात राधा जी आपने बताई, बहुत ही सरल शब्दों में बताया कि जो मैं समझी हूँ कि प्रकृति हमारे हर एक कार्य का लेखा जोखा रखती है, और जब कभी हमें जरूरत पड़ती है वो हमारे पास हमारे किए हुए कर्म वापस आते हैं। जरूरी नहीं कि जिसके साथ हमने अच्छा किया है वो ही हमको सहायता करे, कोई दूसरा भी उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ अच्छा या जो भी है कर सकता है। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया संदेश है, खासतौर आजकल के समय में जब हम ये सारी चीजों को भूल गए हैं और इन सब चीजों पर बातचीत नहीं करते हैं। राधा जी, आगे मैं संतुलन पर फिर आऊंगी कि कैसे आपने सारी चीजों में संतुलन स्थापित किया, तब तक मैं कुछ प्रतिक्रियाएं ले लेती हूँ। और जी, पुष्पा भट्ट जी हमारे साथ जुड़ी है, बहुत सुंदर वार्ता और बड़ी सहजता से अपनी बात रखी। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं सही कहा कि बहुत बिरले ही संघर्ष कर पाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत मधुर आवाज राधा जी कह रहे हैं। प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं बिना संघर्ष के जीवन नीरस होता है, संघर्ष में आनंद है। कमल जोशी जी कह रहे हैं आपको कोटि कोटि प्रणाम। पुष्पा भट्ट जी कह रही है बहुत सुंदर वक्तव्य, मैं ज्यादा तो नहीं सुन पाई लेकिन जितना भी आपको सुना बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पा जी, आप पूरी बातचीत सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। डॉक्टर दमयंती जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, नमस्कार प्रिय राधा जी कह रही हैं। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं सही कहा। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती जी, और सादर प्रणाम आपको। सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है। पुष्पा भट्ट जी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य। विपिन कबटवाल जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर विचार, जय हो। डॉक्टर दमयंती जी कह रही है राधा जी एक पहाड़ी गीत ले सुने दियो। दीदी, बिल्कुल हम दीदी का कोशिश स्वागत है, करेंगे। दीदी का स्वागत है। ये दमन दमन में हम लोग कार्यक्रम में हुए थे, तो ऐसे अनमोल रत्न हमसे जुड़े हैं, और जो मेरे प्रेरणा स्रोत है, और मुझे बहुत प्यार करते हैं, और साथ ही में मुझे अवसर हर जगह देने का प्रयास करते हैं। ऐसे समझिए ईश्वर प्रदत्त लोग मिलवा देता है भगवान। जी बिल्कुल। और प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे हैं देने का भाव ही श्रेष्ठ है, दुआ मड़ी से बड़ी विपत्ति को भी टाल सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने प्रकाश जी। डॉक्टर दमयंती जी कह रही हैं जी बिल्कुल मैं राधा जी से पहाड़ी गीत भी सुनूंगी। और डॉक्टर दमयंती जी कह रही बहुत सुंदर बोली आपकी, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। तो राधा जी संतुलन कैसे आपने स्थापित किया, क्योंकि इतनी सुख सुविधाएं तब के दौर में नहीं थी जितनी अभी है, बच्चे जॉब इन सब के देखिए, बीच में। सुविधाएं बहुत मिलती हैं, वो परिमाप नहीं है। आप जो अगर हम अपने पहले के नेताओं चाहे रहे हो, चाहे कवि रहे हो, उनका जीवन पढ़िए, प्रेमचंद जी का जीवन पढ़े, या हम किसी का भी जीवन पढ़ते हैं, तो कितने संघर्ष के बाद वो निखर करके वहां तक पहुंचे हैं। तो उसमें तो भाग्य भी साथ देता है। और इसलिए संघर्ष करते रहो, क्या बताएं संघर्ष की कोई सीमा जैसी नहीं संतुलन होती है। कैसे करें, संतुलन कैसे करें, हाँ, संतुलन संतुलन देखिए, कैसे। धैर्य और मौन। जी जब बहुत। जब अगर जब आपको सारे लोग गलत समझ रहे हैं, आप
मौन रहिए और धैर्य रखिए, समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि अगर आपको किसी को समझाएंगे और किसी को बताएंगे, वहां एक्सप्लेनेशन देंगे, तो शायद उसके महत्व को कोई समझेगा नहीं। तो इसलिए जरूरी नहीं है कि हमें हमारे जीवन में कार्मिक लोग आते हैं और कार्मिक ज्यादा हमारे लिए कारगर होते हैं, ज्यादा हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो घड़े को जो पीटा जाता है और नीचे से सहारा तो हमारे सहयोगी लोग देते हैं, लेकिन ऊपर पीटने वाला जो चाहे कैसे ही पीटे, लेकिन उसमें खूबसूरती, एक सौंदर्य, अगर रंग भरेंगे उन पीटने वाले जो निशानों पे, तो वो एक डिजाइन बन जाएगी। तो वैसे ही इसीलिए जीवन में हम कहते हैं कि नकारात्मक लोग आने चाहिए, और उस समय उन लोगों से, और मैं लड़ने की बहुत दूर रहती हूँ और विरोध करने के काफी दूर रहती हूँ। मतलब करती हूँ, ऐसा नहीं है, विरोध कभी कभी करना पड़ता है आपको अपने आत्मसम्मान के लिए, क्योंकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो वहां पे दुर्गा काली भी बनना पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन जब बहुत आवश्यकता हो और तब। और इसलिए इंसान को मेरा अपना मौन रहना और धैर्य रहना और समय पे छोड़ देना, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि आप दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, आप स्वयं को, हम अपने को नहीं बदल पाते हैं पूरा, तो हम दुनिया को कहाँ बदलने जाएंगे। तो जब जिसको जिस समय यह है कि हाँ, आप संदेश अच्छा दीजिए, कार्य अच्छा कीजिए, बात अच्छी कीजिए, जितना हो किसी पर सहयोग करिए, सब कुछ मतलब अच्छे जितना हो कर सके, जो हमारी सामर्थ्य है। और वही संतुलन है कि अब बस आप सुबह से शाम तक जुट जाइए करते रहिए, कुछ ये सोचिए नहीं। बहुत अच्छी सीख एकला आपने चलो, दी। एकला चलो, एकला चलो, और पीछे से जो कहते हैं, और लोग आपको मिलते जाएंगे, सहयोग मिलता जाता है। जैसे एक बीज होता है, उसकी जड़ें बनती हैं, फैलती हैं, वो एक तना बन करके फल और फूल से पल्लवित पुष्पित होता है, और विराट मतलब कहते हैं वट वृक्ष बन करके, हमारे को पता नहीं, हम बोया हमने है, और काटने को कितने लोगों को, हम किसी का बोया हुआ हम काट रहे हैं और खा रहे हैं, उसका उपयोग करें, तो हमारा बोया भी तो कोई आगे जनरेशन खाए काटे। तो ये मानसिकता रखनी चाहिए मेरे ख्याल से तो। बहुत सुंदर बात आपने कही। संतुलन में धैर्य और मौन जो दो गुण मौन, हैं बहुत हाँ, अहम भूमिका बहुत निभाते बड़ी, हैं। हाँ, शक्तियां हैं ये। जी। जी। और ये एक और हमें चीज आपके अनुभव से सीखने के लिए मिली, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़ गए उनसे थोड़ी सी जो उनकी प्रतिक्रियाएं मैं वो लेती हूँ। तब तक अगर आप अपनी कोई कविता हमारे दर्शकों तक पहुंचाने चाहें, या जो कोई गीत हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहे, तो मैं स्वागत करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दमयंती जी, आपकी इतनी सुंदर प्रतिक्रिया के लिए। प्रकाश उपाध्याय जी कह रहे आदरणीय दमयंती जी सादर प्रणाम। बिल्कुल। और भारती पांडे जी कह रही हैं बहुत भल बातचीत चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब्बास हैदर जी कह रहे यही कठिन जीवन का प्रमाणक रूप है, मैं भाव विभोर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। दमयंती जी कह रही है धैर्य, मेहनत, सहनशीलता और लगन से संतुलन संभव है। जी बिल्कुल सही। सही है कह रहे हैं अब्बास जी। और मनोज पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं राधा बिस्सी, आपकी कड़ी मेहनत और लगन ने आपको अभूतपूर्व सफलता दिलाई है। इस जीत को स्वीकार करें और इसे और भी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए एक एक कदम के रूप में उपयोग करें। सफलता का मार्ग ढूंढ संकल्प और दृढ़ता से बनता है। आपकी उपलब्धि पर बधाई, और आशा है कि यह आपको निरंतर प्रगति की ओर प्रेरित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया और इतना लंबा कमेंट देने के लिए। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं राइट, और शशि किरण श्रीवास्तव जी कह रही है बहुत सुंदर विचार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो कविता या गीत की ओर चले राधा जी। मैं एक कविता पहले सुनाती हूँ, उसका एक पहाड़ी गीत सुनाती हूँ। जी जी बिल्कुल। अभी आपको बहुत अच्छा लगा था वो वृक्षारोपण पे, तो मैं आपके हाँ उसको जी। कहते हैं, वो करती हूँ, समर्पित करती हूँ ये गीत हमारा। हम पौधे नहीं लगाएंगे, सब बच्चों को सिखलाएंगे, किस तरह से पेड़ लगाना है, वृक्षारोपण करवाना है, इन्हें सुरक्षित रखना होगा, इन्हें सुरक्षित रखना होगा, सभी दुखों से बचना होगा, ये हमसे कार्बन लेते हैं, फिर प्राण वायु हमको देते हैं, पेड़ों पर जीवन निर्भर है, बिना पेड़ सब कुछ जर्जर है, घर बाहर पौध लगानी है,
भू पर हरियाली लानी है, यदि कटना ना रुक पाएगा तो थल निर्जन बन जाएगा। मरुस्थल बने सहारा जैसे, जीव जंतु जी पाए कैसे, पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। जब सारे वन मिट जाएंगे, तब मानव ना बच पाएंगे, ना बादल नभ में गरजेंगे, ना मेघ धरा पर बरसेंगे। यदि हमको धरा बचानी है, सबको पौध लगानी है, हम कभी नहीं घबराएंगे, हम कभी नहीं घबराएंगे, हर मुश्किल से टकराएंगे, हर मुश्किल से टकराएंगे, ये वन ना मिटने पाएंगे, ऐसा अभियान चल। हमारे पर्वतीय समाज के लोग बहुत चला रहे हैं अभियान, वृक्षारोपण पे बहुत काम कर रहे हैं, तो उसमें हमें भी उन्होंने अवसर दिया तो हमने भी काम किया, इसलिए उन सभी हमारे प्रियजनों को जो है समर्पित है ये पंक्तियां। हम कभी नहीं घबराएंगे, हर मुश्किल से टकराएंगे, ये वन ना मिटने पाएंगे, ऐसा अभियान चलाएंगे। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या, तो मुश्किल क्या आसान है क्या, तो मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया, जब ठान लिया तो ठान लिया। ये आपकी कहते हैं प्रस्तुति, आपके लिए प्रस्तुत किया ये गीत। अब एक पहाड़ी गाना बहुत छोटा सा सुंदर। सुना देती हूँ। बिल्कुल, अभी हम हाँ, पहाड़ी गाना भी सुनेंगे राधा जी। और ये गीत मुझे इसीलिए भी बहुत आपसे सुनना था, क्योंकि आजकल हमारे पहाड़ जिस दर्द से गुजर रहे हैं, जिस हाँ, पीड़ा से गुजर रहे हैं, और ये पेड़ एक उसकी पीड़ा दूर करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं। और आपका ये जो गीत है ना, नई पीढ़ी को भी जोड़ता है, पुरानी पीढ़ी को भी जोड़ता है, और बहुत सुंदर तरीके से पेड़ के महत्व को दर्शा रहा है। और आज हम सबको जरूरत है पहाड़ से जुड़े हुए लोगों को ही नहीं, जो पहाड़ के लोग भी हैं, क्योंकि पहाड़ उनको सुख देते हैं, सुकून देते हैं। सब लोग पर्यटक बन के वहां आते हैं, क्योंकि पहाड़ों को अगर हम बचाएंगे तो वो सुख और सुकून मिलेगा। तो बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद राधा जी आपके इस गीत के लिए। बहुत सुंदर पंक्तियां आपने अपने गीत के माध्यम से हम सब तक पहुंचाई। तो राधा जी, मैंने कहीं पे सुना था कि आप जैसे अभी जर्मनी में हैं, जी, जर्मनी में भी आपने अपना भारतीय परिवेश नहीं छोड़ा है, हाँ, और आप अभी भी अपने जो भारतीय रहन सहन है उसके अनुसार ही जर्मनी में भी रहती हैं। तो कितना महत्व है संस्कार और संस्कृति का जीवन में, या उससे जुड़े रहने का? देखिए संस्कार और संस्कृति ही हमको जीवन देती है, जिसको जीवन कहते हैं वास्तव में, जीवन देती है, और इस जीवन से ही हमें जो स्नेह प्रेम अगाध मिलता है, आत्म संतुष्टि मिलती है। मैं एक आपको बताती हूँ, अभी जर्मनी में यहीं पर ही मैं ऐसी सड़क पे टहल रही थी, तो एक जर्मन जो है साइकिल चला के जा रहा था, कह रहा है बड़े मजे से गा रहा है मुझे देख के, क्योंकि मैं बिंदी लगाई थी, सलवार सूट पहनी हुई थी, तो मुझे देख, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून है हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। अरे इतना प्यारा गा के अपने उसमें जा रहा था, इतना इतना आनंद मिला, इतनी खुशी मिली। और मैं एयरपोर्ट पे गई थी तो साड़ी पहनी थी, मैं ऐसा नहीं, मैं वैसे कपड़े जीन्स वगैरह भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने इतने मतलब मेरी पोशाक को देखा, और नमस्ते, आर यू फ्रॉम इंडिया, हाँ वो यू वेरी वेरी नाइस ऐसे बोला, मतलब वो अपना भारत लग रहा था कि वहां हम अपने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसकी खुशी को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ, इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है। इसलिए हमारी, देखिए पहचान हमारी, आ, हम पहले तो मानव हैं, जी। जाति धर्म और कहते पद से ऊंचे हम इंसान हैं, लेकिन
जहां पर हम जन्मे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे माता पिता की दी हुई हमारे को विरासत है, अगर हम उसको दूसरी जगह अगर दिखा रहे हैं, फैला रहे हैं, गर्व के साथ दिखा रहे हैं, तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि वहां की संस्कृति ऐसी है, क्योंकि हम तो उनकी भी संस्कृति देख रहे हैं ना। और अपने अपने देश में हम यहाँ की संस्कृति को जीते हुए दो लोगों को देख रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर आए, हम अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसका आनंद मैं कई कई देख उसमें गई, फ्रांस में भी गई, मुझे बहुत मान मिला, होटल में गई मैं, रोम गई, और उसके बाद क्या है, ऑस्ट्रिया मिली, मैं गई जहां भी, मतलब एक रिस्पेक्टिव उसमें देखा, जब उन्होंने माथे की बिंदी देखी, सूट देखा या साड़ी देखी, तो एक अंदर से उनके अंदर जो आत्मीयता के साथ ही प्रेम, जो भारतीय लोग थे वो तो बड़े खुश हुए, और जो प्रेम और सम्मान उनको उन्होंने मेरे प्रति जो था, या वो उनको देश को दे रहे थे, मुझे नहीं दे रहे थे, वो हमारे देश को दे रहे थे, तो उसकी खुशी और उसके आनंद को बयां, मैं वो स्वाद वही ले सकती हूँ जो गूंगा स्वाद जब लेता है तो बयां नहीं कर सकता है। मेरी स्थिति वही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हम पहाड़ से निकल गए, तो कई बार ऐसा रहता है कि चलो, अरे पहाड़ की बात है या उसके पहनावे की बात है, तो आपकी इस बात से मुझे लगा कि आपने एक बहुत बड़े विस्तृत रूप में उसको दिखाया। अगर हम एक अपने उत्तराखंड के रूप में देखें, तो हमें अपनी संस्कृति, अपने संस्कार को बढ़ाना जरूरी है, आगे की पीढ़ी को देना जरूरी है, उसे छोड़ना नहीं है। जैसे अभी आप देखिए, डांडिया गरबा नृत्य हो रहे थे, आप बेशक डांडिया नृत्य करिए, गरबा नृत्य करिए, लेकिन जो हमारे नवरात्रि के या जो हमारे यहाँ दशमी होती है, हरेला होता है, उसको भी अपने बच्चों तक पहुंचाइए, उन्हें सिखाइए। ये नहीं कि आप बाहर की, हमारा तो धर्म, सनातन धर्म यह है कि सबको गले लगाता है, तो सारी संस्कृति से अच्छी बात सीखिए, लेकिन अपनी मत छोड़िए। मतलब मैं पहाड़ी पटांगण से यही कहना चाहूंगी, और ये प्रश्न इसीलिए मैंने राधा जी से किया, क्योंकि मैं चाहती थी कि उनका उत्तर हमें भाव विभोर कर देने वाला था, और वाकई अपनी संस्कृति के प्रति एक अलग नजरिया हम तक उनके इस उत्तर ने पहुंचाया। कुछ प्रतिक्रिया लेती हूँ राधा जी। जी, अब्बास हैदर जी, बिल्कुल, जो ये पेड़ पौधे हैं हमारे लिए जीवनदायक हैं, और इन्हें लगाना और प्रदूषण को कम करना बहुत जरूरी है। भारती पांडे जी बहुत सराहना कर रही हैं। डॉक्टर मंजू गुप्ता जी बहुत सुंदर कह रही हैं। पुष्पा भट्ट जी कह रही हैं वाह वाह लाजवाब। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, वाह वाह बहुत खूब। अपना भारत महान, बहुत सुंदर कह रही है। लक्ष्मी भट्ट परशीलिया बीना जी कह रही है बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हैं। राधा जी, एक और चीज है जो मैंने आपके बारे में जानी है, वो है गरीब बच्चों के लिए आपका स्कूल। जी जी हाँ हाँ। तो उसके बारे मैंने में भी कुछ बताइए। हाँ, चलिए, आपको हमारे भाई बंधु लोगों से पता चला होगा स्कूल। देखिए, स्कूल तो बहुत लोग चलाते थे, मैंने भी चलाया स्कूल, और बहुत रोरिंग प्रैक्टिस जिसको कहते हैं वो वहां तक पहुंचाया। लेकिन हमेशा मैंने क्या करा, जो अगर मान लीजिए 20% मैंने उन लोगों को लिया, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, एक भट्ट वो है वहां पर, हम पंत जी हैं, तो जोशी है, मतलब उनकी बेटी जो है वो थोड़ा सा मेंटल वो थी, तो उसको कई जगह उन्होंने एडमिशन कराया, 3-4 जगह एडमिशन कराया उन्होंने, लेकिन बड़े बड़े, क्योंकि वो शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, तो उन्होंने मेरे घर में वो लेकर के आए, उन्होंने उसको ऐसा बना दिया था कि अगर, मतलब छुई मुई जिससे कहते हैं ना, छुई मुई, तो मैंने उसको वैज्ञानिक रूप से उसको केवल उन्होंने 3 महीने के यहाँ के लिए, मेरे लिए 6 महीने के लिए बहुत ज्यादा ज्यादा एडमिशन कराया, लेकिन मैंने उनको, वो पूरी पढ़ करके गई, 3rd 4th तक, 2nd 3rd तक ऐसी पढ़ के गई। उसको अगर जरा सा अगर जोर से आवाज बोल दे, वो बेहोश हो जाती थी वो बच्ची, और एकदम लार टपकने लग जाती, एकदम साइड में हो जाती थी। तो मैंने उसको धीरे 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 प्यार से, फिर मोहब्बत, फिर उसके करके, फिर आंख दिखा के, कभी उसको प्यार से थपकी दे के मारा, मारने के बाद फिर धीरे धीरे उसको मार कर उठे, मतलब उसको पूरी तरह से चेंज किया। आज वो इतनी बड़ी होगी, इतना रिस्पेक्ट करती है मुझे, जहां भी देखती है बहुत मानती है। और एक बच्चा ये था कि जो जिसके नाक कान वो थोड़ा हैंडीकैप था, तो उसको कोई ले नहीं रहा था, मैंने अपने यहाँ लिया, उसका नाक कान सब बहुत गंदा, सब बह रहा था बहुत, तो लोग क्या होता घिन आते, लेकिन वो भी एक सेवा है। मैंने उसका एडमिशन लिया अपने यहाँ, मुझे पता था वो कुछ नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन मैंने उसका हाथ मुंह धोया, मैंने मुंह पोछा, उसका पोछने के बाद उसको सबसे पहले मैं उसको प्यार करती थी, सबसे पहले उसको मुस्कुरा
करके उसको देती थी। हाँ, तो उसको धीरे-धीरे मैं नाक साफ करना, चेहरा साफ करना, उसका फिर जो है कहते हैं मैं लोगों उसको नहीं बताती थी, लोग औरों से कहती हूँ नहा के आए हो ये? तो वो कहता था अपने घर में नहा के एक दिन बाल-वाल बना के तेल लगा के आया और वो बच्चा चलने लग गया, वो बच्चा समझिए कि पढ़ने लग गया, लिखने लग गया, बहुत कुछ वो करने लग गया, जो केवल कलम नहीं पकड़ पाता था। तो ऐसे काम करने में अब आपने उद्घाटित कर दिया, हालाँकि ये चर्चा का विषय नहीं है, ऐसा नहीं है बोलना चाहिए मुझे, अब आपने कह दिया। तो इस तरह के कार्य अगर करते हैं, उससे जो आत्मसंतुष्टि, आत्म खुशी मिलती है और मैं जो गरीब बच्चों की मैं फीस लेती थी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं 10-20 बच्चे गरीब उनको बताती नहीं थी, मैं अपने हाथ से फीस चढ़ाती थी, अपने पैसे उसमें डालती थी और उन बच्चों से फीस नहीं लेती थी और वो इतने ब्रिलियंट होते थे पढ़ने में। और मैंने कई ऐसे गरीब बच्चों की जो स्ट्रीट चाइल्ड एजुकेशन होता है उसमें भी काम किया मैंने। मतलब जहाँ भी अवसर मिलता है मुझे बहुत आनंद आता है, ऐसे काम मैं करती हूँ, वो अपनी खुशी के लिए करती हूँ और उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारा संघर्ष कम हमें लगता है, हमें जीवन की प्रेरणा मिलती है और वही करते रहने का जो भाव होता है, करता जो भाव होता है, वो हमारे अंदर आता है। तो ये सब चीज़ें बहुत से ऐसे मैंने अपने स्कूल में जब तक कम से कम 18 साल चलाया हमने और हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंट करने का प्रयास किया। और ऐसे लोगों को करा जो आज भी मेरे को फेसबुक पे जुड़ते हैं और मेरे आज बहुत अच्छी-अच्छी संस्थाएँ चला रही हैं। हमारे जो टीचर आती थी मैं उनको कभी भी समझिए कि बच्चे की तरह पढ़ाती थी, नर्सरी की तरह उनको सिखाती पढ़ाती थी। आज वो याद करते हैं कि आपका दिया हुआ तो ये सब खुशी देता है कि पता नहीं कब हम अनजाने में किसी को क्या दे पाते हैं और किसी के जीवन बन जाता है, तो वो अगर याद रखता है, तो ये बहुत बड़ी समझिए हमारे लिए बहुत बड़ा समझिए ये उपहार होता है। राधा जी, मैं नतमस्तक हूँ आपके समाज के प्रति लगाव, समाज सेवा, जो आपने समाज कल्याण के काम किए, समाज सेवा में लगी रही। और ये पहलू तो मुझे उजागर करना ही था आपके व्यक्तित्व का, क्योंकि आपने मुझे नहीं बताया था। लेकिन अगर मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ तो ये मेरा फर्ज है कि मैं उस एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करूं जो हमारे समाज को, हमारे लोगों को प्रेरणा दे सकता है। और वाकई आज हम समाज में देखें तो ऐसे कई बच्चे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, कई कारणों से वो शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे या सही मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा है। और जैसे आपने बोला, हम जिनको विशेष स्पेशल चाइल्ड कहते हैं, विशेष बच्चे हैं, उनके प्रति हमारे समाज का रवैया अलग है। और आपने इस क्षेत्र में इतने साल तक कार्य करके उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, और ये आपके लिए नहीं, हमारे सारे उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। जहां लोग अपने संघर्ष से टूट जाते हैं, आपने दूसरों को संघर्ष से लड़ने की जो एक उनके अंदर ललक जगाई है, उसके लिए साधुवाद मैं आपको दोबारा देती हूँ। और हाँ, एक छोटी-सी चीज़ आपके मंच के माध्यम से कहती हूँ। जी, मैं बहुत सी संस्थाएँ हैं, बहुत लखनऊ में इतनी संस्थाएँ शायद 80% संस्थाओं ने मेरा सहयोग लिया है। ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि, मेरे लिए भाग्य की बात है कि लोग किसी से वो लेते हैं और जब वो पूरी अपनी ऊँचाइयों पे जाते हैं, तो चूँकि ऊँचाई पे जब आप जा रहे हैं, तो आप लोगों को और लोगों से जुड़ना होता है। आपको और अलग अलग कार्य करते हैं, फिर ये नहीं कि हम आम बेस हैं तो हमको उन्होंने पकड़े रहना है, तो फिर वो मैं अपना किनारे हो जाती हूँ। लेकिन जब वो अपने कभी-कभी जीवन के ऐसे पड़ाव आते हैं जो पूरी तरह टूट जाता है, तो पता नहीं क्यों वो मुझको फ़ोन मिलाता है? और मुझे फ़ोन मिलाना ही मेरे लिए मुझे लगता है कि बस कितना प्रेम है उनके अंदर, स्नेह है, कितना मेरे प्रति सम्मान है कि जब कोई नहीं उन्हें दिख रहा था, अंधेरा दिख रहा था, उस समय अगर उन्होंने मुझे याद किया, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि अपनी होती है। ये भी मेरा बहुत बड़ा समझिए स समाज के प्रति समाज का मेरे प्रति प्रेम है। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं ज़रूर कहना बिल्कुल। चाह रही थी। और आपका, और मैं कहना बहुत चाहूंगी अच्छा राधा लगता है जी, तभी। उस दीपक की लौ की तरह जिसे अंधेरा होने पर हम लोग याद करते हैं, और वही दीपक की लौ जो है हमें सही मार्गदर्शन देती है, सही दिशा में ले जाती है। और हमारे दर्शक जो जुड़े हैं वो इस बात को समझ रहे होंगे। हमारे साथ लक्ष्मी भट्ट जी जुड़ी हुई हैं, थोड़ा देर से जुड़ पाई, कोई बात नहीं, आप बाद में पूरा कार्यक्रम देख सकती हैं।
और अब्बास हैदर जी कह रहे गरीबों की सेवा का समर्पण बहुत महान है। और लक्ष्मी जी कह रही अत्यंत सराहनीय योगदान राधा जी, असर सेवा करती हैं आप। जी बिल्कुल। और अब्बास हैदर जी कह रहे हैं मैं नतमस्तक हो गया। बिल्कुल, हम सब नतमस्तक हैं राधा जी की जो उपलब्धियां हैं, उनके कार्य हैं, समाज से जुड़ी उनकी जो भावना है। और राधा जी, ये तो आपके समाज कल्याण शिक्षा के क्षेत्र की बात हो गई, और एक काव्य झरना जिसमें आपके भावों की निर्झरनी हम्म, प्रवाहित होती है, तो उसके हम्म। बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ वही देखिए लिखा हुआ तो मेरे पास बहुत मैटर था। अचानक एक चंद्रा भैया जो है कह रहे दीदी आप जो है इसको छपवाइए। तो हरि प्रकाश भैया कीर्ति काले जी हैं, वो वहां उनके कार्यक्रम में दिया था मैंने, तो उन्होंने बोला था और उसका किन्हीं कारणों से बहुत सालों तक नहीं छप पाई। और उस भाई ने मेरे मेरे घर में अब मेरी सारी एक एक कविताएं लेके उसको प्रूफ खुद रीड करके चार मतलब कि रातों रात हम लोगों ने 3 दिन में समझिए पूरी ये मेरी किताब 15 दिन में छप गई थी। पूरी प्रूफ रीड होके छपवा छप मैं उसकी बहुत सुभाष चंद्रा नाम है उसका। उसने इतनी मेहनत करी और उसका मधु पाठक और पीएन श्रीवास्तव भैया और भी कई लोग फिर लोगों ने और करुणा पांडे जी इन सबका बड़ा मतलब ये रहा मेरे को प्रेरणा मिली। तो उसने किताब छापी छाप करके कहने दीदी आपको वहां लगाना है सचिवालय में। तो वहां वहां पे उसने फॉर्म भरवाया मेरी 4 किताबें छप के जल्दी तुरंत मुझे छाप के दिया और वहां पे लगाया और वहां पे मेरा कोई जान नहीं पहचान नहीं। और मैंने सोचा मेरी किताब को कौन पूछेगा, एक से बड़े बड़े साहित्यकार इतने वरिष्ठ लोग इतने श्रेष्ठ लोग हैं जिनका पूरा जीवन हिंदी की सेवा में बीता, मैं तो खाली ऐसे ही छप करके लगा। तो मैंने अनकहे मन से लगा दिया। और उसमें ये था कि मेरी जो कविताएं हैं वो चारों ओर के जो परिवेश में मैंने जो सामाजिक जीवन जिया है और जो कुछ किया है संघर्ष सब कुछ जो कुछ हमारे मेरी माता पिता का आशीर्वाद मेरे बड़े पूर्वजों का मेरे को दुआएं मिली है उन सब का उसमें समाहित था। और वो चुन ली गई है मेरे लिए बड़े ताजुब की बात थी। और हरिवंश राय बच्चन पुरस्कार 1 लाख जी पुरस्कार मिला। और उसके बाद एक किताब मेरी कहानी की भी ऐसी छपी जीवन की रंग, उसमें मैंने जो जीवन की हमारी मतलब मेरी जो चारों निकटता जीवन को मैंने बहुत करीब से देखा है, दुख पीड़ा को संघर्ष के जीवन को उसको कहानियां उनकी लिखी है मैंने। तो वो भी इतनी सराही गई है, उसकी डिमांड बहुत बड़ी कि 400-500 उसकी प्रतियां भेजिए। तो अभी मैं भेज नहीं पाई हूँ पूरा उसको नहीं कर पाई हूँ, लेकिन किताब छप करके आ गई है और सब तक पहुंचानी है। इसलिए देखिए देखिए बिल्कुल। मतलब मैं ही मानती हूँ आप काम करते रहो कर्म करते रहो, कब कौन कहाँ पर ईश्वर भेज देता खुद तो आता नहीं है, वो किसी न किसी को भेजता है। और दमन में देखिए हम इतने अच्छे लोगों से मतलब मैं तो बहुत एक समझिए कि बूंद हूँ वहां पे सागर से हमने मैंने देखा सागर की लहरें नहीं देखी, उस साहित्य की सागर की लहरों में मैंने जो है कहते हैं वहां पे जिया है। तो इतने अच्छे अच्छे दमयंती दीदी हैं, प्रकाश उपाध्याय जी हैं, यश जी हैं और भी ज्ञान मर्मज्ञ जी मतलब बहुत नीरव जी हैं। और मतलब इतने अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं, मैं तो धन्य हूँ मेरा जीवन धन्य है। और राधा जी, आप बहुत जैसे बहुत आप आपको। जैसे आप जैसे मंच से आज मैं रूबरू हो रही हूँ, ये आप ऋचा नहीं आप वेद की ज्ञाता है, हमेशा उन्नति की प्रतीक है। इसलिए मैं आपके मंच में मैं धन्य हो गई आके। राधा जी, हम धन्य हो गए आपको सुन के। और सबसे बड़ी बात है कि पहले तो मैं शुभकामना दूंगी, बधाई दूंगी आपकी काव्य झरना के लिए। और साथ ही आपका व्यक्तित्व इतना सकारात्मक है कि आपके आसपास आप सकारात्मक ऊर्जा फैलाती है, इसीलिए लोग आपके साथ, वैसे ही लोग आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये आपके व्यक्तित्व का ही कमाल है कि जो लोग आपसे जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अब्बास हैदर जी कह रहे हैं मैं नतमस्तक हो गया, बहुत सुंदर जानकारी। अब्बास हैदर और जी को बहुत बहुत नमन वंदन। और विपिन कबडवाल जी कह रहे हैं राधा जी मैं तो गद गद हो गया, गॉड ब्लेस यू राधा जी। और बहुत और अब्बास हैदर जी कह रहे हैं काव्य झरना बहुत बढ़िया काव्य पुस्तक लिखी है, हार्दिक बधाइयां आपको दे रही हैं। तो राधा जी, हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं, तो उससे पहले एक पहाड़ी जो भी आप गीत या भजन जो भी आप कहना चाहें हमारे दर्शकों तक, जो दर्शक हमारे एक्चुअली उत्सुक है सुनने के लिए।
ठीक है, क्योंकि पहाड़ी पटांग है, पहाड़ी अगर गीत नहीं प्रस्तुत करेंगे तो थोड़ा कुछ अधूरा सा लगेगा ऋचा जी ना। जी चलिए, बिल्कुल। हाँ, तो जो है मैं कौन सा गीत सुनाऊं वाला, हाँ पहाड़ी भजन, हाँ। दुर्गा शेर माँ शिव जी बैल माँ, दुर्गा शेर माँ शिव जी बैल माँ, तके कैलाश घुमौलो ऐजा बैल माँ, तके कैलाश घुमौलो ऐजा बैल माँ। चम 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 की रे छ, चम 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 की रे छ, तेरे खोर की बिंदुली है जबेल माँ, तेरे नाक की नथुली है जबेल माँ, तेरे कान को मुनाड़ो है जबेल माँ। दुर्गा शेर माँ शिव जी बैल माँ, दुर्गा शेर माँ शिव जी बैल माँ, तके कैलाश घुमौलो है जाबेल माता के कैलाश घुमौलो है जाबेल माँ। चम 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 की रे छो, चम 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 की रे छो, तेरे गाँव को गलो बंद है जाबेल माँ, तेरे हाथ का पोचिया है जाबेल माँ, तेरे खूट को पाजे प ऐजा बैल माँ। दुर्गा शेर माँ शिव जी बैल माँ, दुर्गा शेर माँ शिव जी बैल माँ, तके कैलाश घुमौलो ऐजा बैल माँ, तके कैलाश घुमौलो ऐजा बैल माँ। धन्यवाद। अद्भुत अद्भुत, आपने तो आज दिन बना दिया। इतनी प्यारी प्यारी बातें, उस पर इतना मधुर गीत, वो भी भजन। और वाकई जो दैवी हमारे पास शक्ति होती है वो अपनी एक अलग ऊर्जा लिए होती है, और अपनी एक अलग उसकी जो किरणें होती हैं प्रभावित होकर हम सबको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। अध्यात्म हम कहते हैं, सुकून और शांति हमें मिलती है। अब्बास हैदर जी कह रहे हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, अति सुंदर गीत, बहुत सुंदर। और हरीश कृति जी जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। मनोज तिवारी जी जुड़ गए हैं, बहुत सुंदर, प्रणाम कह रहे हैं। बिल्कुल, आप सब लोगों का धन्यवाद देती हूँ। बहुत समय आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे और अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह वर्धन करते रहे। विपिन कवडवाल जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो राधा जी, हम कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाएं, उससे पहले जी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे कहना चाहूंगी। हमारे, चाहे वो पहाड़ में रह रही हैं मातृशक्ति, चाहे पहाड़ से बाहर है, उनको आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो आप कह रहे हो देती हूँ, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने में सक्षम है, पूर्ण है और बुद्धिजीवी है। लेकिन आज का परिवेश में मुझे एक चीज थोड़ा सा खटकती है, जो हमारा रचनात्मक पहलू है वो कुछ लोगों के हाथ में है। सारे लोग देखिए, नृत्य करना भी अच्छा है, गायन भी अच्छा है, लेकिन किसी चीज की अति अच्छी नहीं है। अतिरेक्ति सर्वथा वर्जते, कहते हैं ना, एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। मुझे लग रहा है कि आज के परिवेश में, चाहे वो हमारा पहाड़ हो, चाहे हमारे यहाँ मैदान के क्षेत्र में है, तो एक सार्थकता का ह्रास हो रहा है। और लोगों को नृत्य, गायन और मनोरंजन को इतना ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, वैभवता को और आराम तलबी को, जिससे, और मोबाइल इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि पूरा विश्व हमारे हाथ में है, पूरा विश्व का ज्ञान हमारी मुट्ठी में है। तो इसका सदुपयोग करना चाहिए, और थोड़ा सा शारीरिक और मानसिक तौर पर विचार करना चाहिए कि हम किस मार्ग को जा रहे हैं। साहित्य, संस्कृति, आध्यात्मिकता, नैतिकता, ये सारी चीजें हमारी बहुत मजबूत हमारी धरोहर हैं, और हमारे पूर्वजों ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष को कम से कम जाने, पहचाने और उनसे कुछ सीखें। तो ये जो भटकाव है, ये, और जो डिप्रेशन नाम का बहुत बड़ा एक बीमारी
भयावह बीमारी चल रही है वो समाप्त जड़ से हो जाएगी, और ये जो केसेस सुनने पड़ते हैं उनका अंत हो जाएगा। तो इसलिए ये हमारे हमारे आभूषण है, ये हमारी कोई संस्कृति, कोई वो नहीं है, पुस्तक में लिखी हुई चीज नहीं है, ये हमारे व्यक्तित्व के आभूषण है। तो इन आभूषणों से हमें दूर नहीं होना चाहिए। राधा जी, बहुत ही समसामयिक और सार्थक बात आपने कही। ये आपके अनुभव की उसमें पका हुआ, अनुभव की धूप में पका हुआ एक ऐसा आपने हमको फल प्रदान किया है, जिसको अगर हम अपने जीवन में ले आए या उसकी उतनी समझ हम में आ जाए तो निश्चित रूप से एक भटकाव की स्थिति से हम बच सकते हैं, खास तौर पर हमारी पीढ़ी और जो अगली पीढ़ी है, और इसका कर्तव्य और जो माता पिता महिलाओं भी। का दायित्व बहुत बड़ा होता है, वो थोड़ा सा हम पे उस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि हम लोग दो परिवारों को सब बनाते संवारते हैं, तो हम लोग का दायित्व कुछ ज्यादा होता है, तो उससे जी, हम भटके नहीं। बिल्कुल सही। बहुत, और आज लक्ष्मी भट्ट भट्टशीलिया जी कह रही है बहुत ही सार्थक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। राधा जी, आज आपसे बात करके मुझे जितनी खुशी हुई उससे ज्यादा मैं गौरव महसूस कर रही हूँ कि मैं उस राज्य से आती हूँ, उस संस्कृति से आती हूँ जहाँ की महिलाएं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रही हैं, इतनी प्रतिभावान है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, फिर भी उनमें पहाड़ की सौम्यता, सहजता, विनम्रता उसी तरह से है जैसे एक पहाड़ की नदी होती है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ आपका, आप इस कार्यक्रम में आई, आपने आमंत्रण स्वीकार करा, और अवसर मिलेगा तो हम भविष्य में जरूर आपको दोबारा सुनेंगे जब आप इंडिया आ जाएंगी और आपके बहुत पास आपकी पूरी रचनाएं होंगी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद ऋचा जी, आप जो है विशेष कार्य कर रही हैं, आपकी विशेष कार्य, ऊंची सोच ने इस कहते पहाड़ी पटांगण की दशा और दिशा ही बदल दी है, और आपकी जो मेहनत, परिश्रम की, पसीने की स्याही से आप वास्तव में इतिहास रच रही हैं। आपको नमन वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे विद्वान लोग, हमारे पहाड़ से जुड़े लोग इस कार्यक्रम को, इस पटांगण को नई ऊंचाइयां प्रदान कर रहे हैं, और साथ ही हमारे दर्शक जो प्यारे हमसे प्यारे जुड़ते हैं दर्शक जो क्रिया नहीं से। है, ये हमारे, हाँ, हमारे को सहयोग देने वाले, हमारे समझे कि प्रेरक हैं ये, इसलिए मार्गदर्शक है, उन सबको नमन वंदन मैं करती हूँ कि इतनी प्रेम और आत्मीयता से उन्होंने सुना और इतना समय दिया और इतनी धैर्यता से अपने विचार व्यक्त किए। जी, और सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, हमारे से जुड़े रहिए, अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, और इसी तरह हम कार्यक्रम लेके आप तक पहुंचेंगे, आपकी और अपनी बात करेंगे। इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार, प्रणाम, पहला। नमस्कार, बहुत ऋचा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।